क्या कोई देश दूसरे देश को खरीद सकता है? क्या कोई अरबपति राष्ट्रपति एक पूरे महाद्वीप को खरीदकर अपने देश में शामिल कर सकता है? तो दोस्तों, ऐसा ही करने की चेष्टा करने की बात की है या शायद भविष्य में ऐसी चेष्टा करे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी बेढंग इलेक्शन पद्धति द्वारा दूसरी बार बने अमेरिका के सर्वेसर्वा डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ही राष्ट्रपति बनते ही ग्रीनलैंड को हथिया देने की बात की है, जो एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है और डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और आखिरकार ये ग्रीनलैंड है क्या? उसमें ऐसा तो क्या है? उसका इतिहास क्या है? चले आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। करीब 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला विशाल बर्फीला ग्रीनलैंड करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़े डेनमार्क की मिल्कियत के अंडर में आता है, यानी कि 50 डेनमार्क बराबर एक ग्रीनलैंड होता है। तो अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करे उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इतने छोटे से डेनमार्क ने इतने बड़े ग्रीनलैंड पर कब्जा कब और कैसे किया। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दास्तान है दोस्तों। और इस अव्वल नंबर की इंटरेस्टिंग दास्तान से पहले आपको बता दूं कि डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्थन यूरोप का ये स्कैंडिनेवियन प्रदेश डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को मिलकर बना है। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है दोस्तों। और ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग आज से करीब 1000 साल पहले यानी कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। जी हाँ, जैसे इंडिया के लोगों का व्यवसाय आमतौर पर खेती ही हुआ करता था, वैसे वहाँ के लोगों के पूर्वजों का व्यवसाय ही वाइकिंग्स का था। इसलिए इस प्रदेश को द लैंड ऑफ वाइकिंग्स कहा जाता है। और ये वाइकिंग्स लोगों का आमतौर पर जीवन समुद्रों में ही बीतता था। जो लोग इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली और रशिया तक जाकर हमले कर आते थे। और स्वाभाविक है कि ऐसे में ये लोग बहुत ही आक्रामक थे और कई बार उनका ये स्वभाव हिंसा में परिवर्तित हो जाता था। इंग्लिश भाषा में एक कहावत है कि टू गो वाइकिंग, जिसका अर्थ होता है टू फाइट एज अ वॉरियर। और यही था डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे आज के इन समृद्ध देशों का इतिहास। अब दोस्तों बात करें ग्रीनलैंड की, तो ये विस्तार तब तक किसी ने देखा नहीं था। लेकिन इतिहास आज से 1000 साल पहले नॉर्वे में पलटा। साल था 950 का। इस साल नॉर्वे में एरिक थॉरवार्डसन नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा स्वाभाविक है कि नॉर्वे में जन्मा था, इसलिए एक वाइकिंग्स परिवार में ही जन्मा होगा। और ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है देखता है कि उसके पिता का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक था। और ऐसे पिता के पास रहकर उसमें भी गुस्से का प्रभाव पड़ चुका था। अब जब ये एरिक 10 साल का हुआ, तब उसके पिता ने एक छोटी सी ही बात पर उनके गांव में बसने वाले एक गांववासी का खून कर दिया। अब उस जमाने में इन वाइकिंग्स लोगों में हिंसा आम बात थी और इस हिंसा के बदले किसी को मृत्युदंड नहीं, लेकिन आमतौर पर देश निकाल की सजा दी जाती थी, यानी कि तड़ी पार कर दिया जाता था। और ऐसा ही हुआ एरिक थॉरवार्डसन के पिता के साथ, और उनको भी अपने देश नॉर्वे से तड़ी पार कर दिया गया। इसलिए एरिक के पिता नॉर्वे को छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ डेनमार्क के पास बसे आइसलैंड नाम के टापू पर पहुंचे और वहां पर ही बस गए। बाद में जब एरिक के पिता की मृत्यु हो गई, तब एरिक ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आइसलैंड में ही बसने का निर्णय लिया। वो वापस नॉर्वे नहीं गया। अब अपने पिता की तरह एरिक के भी दिमाग की नस बार बार चढ़ जाया करती थी, यानी कि वो भी बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का ही था। साल आया 980, तब एरिक 30 साल का हो चुका था और एरिक का जीवन भी अपने परिवार के साथ खुशियों से चल रहा था। लेकिन इनकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब उसने अपने 2 नौकरों को एक काम दिया। ये काम था एक खुदाई करने का, जहां पर वो एक मकान बनाना चाहता था। अब इस खुदाई के दौरान जहां पर ये खुदाई हो रही थी, उसके ठीक पास वाला घर यानी कि एरिक की जो जगह थी, उसके पड़ोसी का घर भूस्खलन की वजह से गिर गया। हालांकि पड़ोसी का परिवार तब घर में नहीं था, इसलिए किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन उस पड़ोसी ने एरिक के दोनों नौकरों को मरवा डाला
और ये देखकर एरिक का भी दिमाग छटका और उसने क्रोध में आकर सीधा पड़ोसी का ही खून कर दिया। और इसके बाद आइसलैंड में भी एरिक को भी वही सजा मिली जो उसके पिता को नॉर्वे में मिली थी। एरिक को यह फरमान दिया गया कि उसे आइसलैंड से तड़ीपार किया जाता है और वो 3 सालों तक आइसलैंड में पांव नहीं रख सकता। अब आइसलैंड की अदालत के फरमान के कारण एरिक आइसलैंड के किसी भी सागर किनारे पे पांव नहीं रख सकता था। इसलिए अब वो अपने जहाज को लेकर या तो समुद्र में या कहीं और ही 36 महीनों के लिए रह सकता था। एरिक को बस यही 36 महीने निकालने थे। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर और अपने कुछ 1-2 साथियों को लेकर एक बड़े जहाज में आइसलैंड से बाहर निकल गया। उस वक्त एरिक का एक फेमस नाम भी बन चुका था, जो लोग उसे एरिक द रेड कहते थे, क्योंकि उसकी दाढ़ी थोड़ी रेडिश थी। अब आइसलैंड छोड़ के एरिक द रेड ने पश्चिम की तरफ प्रयाण शुरू कर दिया। वो बस महीने बिताना चाहता था, लेकिन जो कोलंबस के साथ हुआ वही एरिक के साथ हो गया। वो पश्चिम में आगे बढ़ता गया और अंततः वो एक बहुत ही बड़े बर्फीले किनारे पर पहुंचा, जहां पर एरिक ने देखा कि अब समुद्र समाप्त हो गया और यहाँ पर तो एक विशाल जमीन दिख रही थी। अब इस जमीन पर एरिक ने और उसके परिवार ने बसना शुरू कर दिया। वो कई महीनों तक वहां पर रहा और जैसे ही 36 महीने यानी कि 3 साल पूरे हुए, वो वापस आइसलैंड की तरफ बढ़ा। हालांकि 3 साल बाद अब एरिक आइसलैंड में सच में बसना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मंशा उस नए प्रदेश को ही बसा देने की थी जहां पर वो 3 साल तक रहा था। इसलिए जब वो आइसलैंड में वापस लौटा तब स्वाभाविक है कि उसकी सजा भी खत्म हो गई थी। इसलिए वो एंटर होते ही जैसे वहां के लोगों से मिला, उसने कहा कि वो 3 सालों तक एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अपनी नई खोजी हुई जगह पर था, जिस जगह का नाम आइसलैंड के लोगों के सामने एरिक ने ग्रीनलैंड दिया। अब एरिक ने ग्रीनलैंड इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से उसके साथ उस जगह पर आए, क्योंकि वैसे तो आइसलैंड भी अधिकतर बर्फिस्तान ही था। इसलिए वहां से करीब 400 लोग हरियाली की झंखना में एरिक के साथ 25 जहाजों को लेकर ग्रीनलैंड की तरफ बढ़े। और जब वो ग्रीनलैंड पहुंचे तब उन्होंने वहां पर देखा तो यहाँ पर तो 1-1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी बड़ी बर्फ की पूरी चादर छाई हुई है। पूरी भूमि पर ग्रीनरी तो छोड़ो, एक तिलका भी नहीं उगता है। ये देखकर कई लोग हताश हुए और वापस भी चले गए, लेकिन कई लोग वहां पर एरिक के साथ बस भी गए और वो बसे हुए लोग इस जगह को ग्रीनलैंड ही कहते रहे। और इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे से लोग ग्रीनलैंड जाकर धीरे धीरे बसने लगे। अब जो ये डेनिश और नॉर्वेजियन लोग जो ग्रीनलैंड में जाकर बसे और वहां की धरती को अपना वतन बनाया, इनसे पहले कितने पहले तो करीब 5000 साल पहले, जी हाँ, यानी कि 4000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास इन्यूइट नाम के लोग यहाँ पर ऑलरेडी आकर बस चुके थे। हालांकि वो तादाद में बहुत ही कम थे, लेकिन बसते थे। ये इन्यूइट लोग यानी कि एस्किमो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आज एस्किमो शब्द बहुत ही रूड माना जाता है, इसलिए इनको आजकल इन्यूइट कहा जाता है। तो ये इन्यूइट लोग जो थे वो नॉर्थर्न कनाडा और नॉर्थर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में उस समय बसते थे। हालांकि उस समय कनाडा नाम का कोई अस्तित्व भी नहीं था, ना ही वो कोई देश था। तब उस भूमि से माछीमारी के रूप में और मच्छियों की तलाश में वो लोग हजारों साल पहले ग्रीनलैंड आए थे। अब एरिक द रेड पहली बार जो ग्रीनलैंड आया था वो साल था 986 और इसके बाद धीरे धीरे आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क से लोग यहाँ पर आकर बसते रहे। और इन सभी में सबसे ज्यादा जो लोग ग्रीनलैंड में जाकर बसे वो थे डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग। ये लोग जब वहां पर गए तो इन लोगों ने इन्यूइट लोगों के साथ यानी कि वहां के मूल निवासियों के साथ बार्टर पद्धति से बिजनेस करना भी शुरू कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे ग्रीनलैंड की संख्या कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों में हो गई। अब इसके बाद साल 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे दोनों ही देश एक दूसरे के साथ जुड़कर एक देश बन गए। और इसके बाद साल 1721 में मूल डेनमार्क के वतनी हांस केफी ने डेनमार्क और नॉर्वे नाम के संयुक्त साम्राज्य के जो स्वामित्व करते थे उस राजा से अनुमति लेकर ग्रीनलैंड में नए बिजनेसेस शुरू किए।
और इसके बाद डेनमार्क से कई सारे लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। इसके बाद साल 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क फिर से अलग हो गए और दोनों अलग अलग स्वतंत्र देश बने। लेकिन अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड पर तब नॉर्वे और डेनिश में से डेनिश लोग ज्यादा थे, इसलिए ग्रीनलैंड पर डेनमार्क ने अपना स्वामित्व घोषित कर दिया और इस पर नॉर्वे ने कोई आपत्ति भी नहीं उठाई। अब अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप की नजर डेनमार्क के अंडर में आने वाले इस ग्रीनलैंड पर पड़ी है। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन का जो आज मिजाज है वो देखते हुए अमेरिका को लगता है कि भविष्य में भी रशिया और अमेरिका के संबंध खराब होने वाले हैं और ज्यादातर जो रशिया यानी कि डेवलप्ड रशिया जहां पर बसा है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यानी कि मॉस्को वाला रीजन। और अमेरिका को किसी वजह से अगर रशिया पर अटैक करना हो तो अमेरिका से रशिया का वो हिस्सा बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन ग्रीनलैंड बीच में पड़ता है, वहां से रशिया पर अटैक करने की एक्सेसिबिलिटी आधी हो जाती है, जिस वजह से जियोग्राफिकल कारणों से एक तो अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी दूसरी वजह आर्थिक है, क्योंकि ग्रीनलैंड नाम का ये बर्फिस्तान पूरा का पूरा मिनरल्स और खनिजों से भरा हुआ है। वहां पर पेट्रोलियम भी विपुल मात्रा में है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए आज तक डेनमार्क ने ग्रीनलैंड से पेट्रोलियम को निकालने की शुरुआत नहीं की है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट किस चिड़िया का नाम है ये डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी और उनके साथ कोलैब करने वाली अमेरिका की और कंपनियां भी ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमा कर वहां से करीब 22 टाइप के मिनरल्स और खनिज निकालना चाहते हैं और वर्ल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की आज पॉपुलेशन करीब 55,000 लोगों की है। अगर हर एक को आधा आधा मिलियन दे दिया जाए ना तो भी डोनाल्ड ट्रंप पूरे ग्रीनलैंड की बस्ती को ही खरीद सकते हैं। और अगर फिर भी डेनमार्क ना माने तो डोनाल्ड ट्रंप फौजी कार्यवाही करने का भी कह चुके हैं। और जिस वजह से लगता है कि किसी भी हाल पर अमेरिकी कंपनी और डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। आज भले ही इजराइल थोड़ा शांत हो गया हो और रशिया यूक्रेन का युद्ध इतना वाइल्डली ना प्रसरा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया देखकर तो अगले 4 साल के लिए हमें विश्व शांति कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और द नॉलेज के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो बने रहे द नॉलेज के साथ। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको आपके अनुकूल जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक पसंद हो उन्हें देखें और अपडेटेड रहे, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।